यूपी के जज रवि कुमार दिवाकर जी इस वक्त पूरे देश में चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है कि उन्होंने पिछले 4 महीने में 22 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, जिनके ऊपर सीरियस केसेस थे और उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन थे। उन सभी को 22 से ज्यादा लोगों को, मतलब 22 से ज्यादा नहीं, मतलब 22 लोगों को उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में ये जज साहब हैं कौन? और आपने देखा होगा कि आखिरी फांसी जो देश में देखी थी वो थी निर्भया कांड के जो आरोपी थे उनकी फांसी। उसके बाद कोई फांसी नहीं हुई। तो ऐसे में लोअर कोर्ट से 1000 से ज़्यादा डेथ पेनल्टी के केस आते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड क्यों नहीं करते? और डेथ पेनल्टी को लेकर देश का रुख कैसा है, कोर्ट का रुख कैसा है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जज साहब के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब जज साहब किसी केस को लेकर चर्चा में। इससे पहले ज्ञानवापी मामला था, उससे पहले उन्होंने कोर्ट में एक कमेंट किया था अपने प्रोसीडिंग में योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने हटा दिया था। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे जज के बारे में, डेथ पेनल्टी के बारे में। डेथ पेनल्टी अगर किसी को मिल जाती है तो आगे रास्ता क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये केसेस क्यों पलट जाते हैं, बहुत सारे मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है डेथ पेनल्टी को लेकर, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम कर। रवि कुमार दिवाकर जी एक शुरुआत में एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में बहुत स्मार्ट था, स्कूल टाइम से उसकी रुचि थी कि वो आगे जाकर जज बने। वो पढ़ने में अच्छा था, परिवार में हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसका सपना था कि मैं लोगों को न्याय दूं, आगे जाकर मैं जज बनूं। और साल 2009 में रवि कुमार दिवाकर जी जो है जज बन जाते हैं और यूपी में इनकी जो है सर्विस शुरू होती है, जुडिशियल सर्विस। और यहीं से वो आज तक, मतलब तकरीबन 1.5 दशक तक उन्होंने अपनी सेवाएं जो है न्यायिक व्यवस्था में दी है। ऐसे में जुडिशियल सर्विस का जॉब आपको पता है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है और इसमें आपको लोगों के साथ न्याय करना है और इसमें आपको ध्यान देना है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अब ऐसे में अब इस वक्त जो है जज साहब बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चर्चा में है, इससे पहले भी बहुत बार ये चर्चा में है। और शुरुआत होती है जब ये पहली बार पूरे देश ने इनका नाम सुना, क्योंकि वैसे तो ये बहुत सारे ऑर्डर्स करते हैं, जज का काम है डेली लोगों के लिए काम करना, लेकिन पहली बार होगा कि पूरे देश में उनका नाम चर्चा में आया। और वो था जब ये वाराणसी के सिविल जज थे और वो भी सीनियर डिवीज़न। साल था 2022 और मामला था ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी और उसमें इन्होंने ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर दिया था। अब जब ये ऑर्डर दिया तो पहली बार हर हेडलाइंस में जज का नाम आया, जज रवि कुमार दिवाकर जी। अब ये जब सर्वे होने लगा, आगे इसका आदेश दे दिया गया, तो उस टाइम पर जो कुछ लोग थे उन्होंने मांग की कि एडवोकेट कमिश्नर को हटाया जाए। उन्होंने उस याचिका को भी खारिज कर दिया। इसके बाद वो लगातार जो है चर्चा में रहे। उन्होंने जो फैसला दिया उस फैसले में उन्होंने ये भी लिखा कि उनको इस फैसले के बाद से धमकियां आनी शुरू हो गई है। उन्होंने कंप्लेंट भी दी और उन्होंने बताया ज्ञानवापी मामले के बाद से उनके परिवार पर खतरा बना है। उनको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे थे, उनके पास एक चिट्ठी भी आई थी, चिट्ठी में उन्हें धमकी दी गई थी और इसके बाद से वो चर्चा में थे और परिवार को लेकर और अपने घर वालों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। क्योंकि देखिए एक जज है, उसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, वो लोगों के लिए वहाँ बैठा है तो उनको न्याय दिलाने के लिए बैठा है। ऐसे में कई बार ऐसे होते हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जजेस को भी टारगेट करने लगते हैं। तो इसी कड़ी में ज्ञानवापी मामले के बाद से उन्हें बहुत ज़्यादा धमकियाँ आने लगी। धमकी मिलने के बाद भी इन्होंने अपना जो काम है वो इन्होंने कम नहीं किया, उल्टा और तेज़ी से और एक्टिवली और काम कर रहे थे। और ये अपना जो टाइम पीरियड है वो हमेशा इनके बारे में बताया जाता है कि जब ये कोर्ट में रहते हैं तो हमेशा ओवर टाइम वर्किंग भी करते हैं। कभी कभार ये ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं, फाइलें देर देर तक पढ़ते हैं, तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कोर्ट में ज़्यादा वक्त बिताना। अब ऐसे में ज्ञानवापी का मामला जब हो गया, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स इनके दिखे, इनके फैमिली को लेकर दिखा और ये नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया ये मामला भी। और आप हर जगह देखेंगे टीवी डिबेट और हर जगह ये चर्चा का विषय बन गया था। अब इसके कुछ टाइम बाद इनका ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जजेस का एक रूटीन ट्रांसफ़र भी होता है, कहीं 2 साल 3 साल, कहीं 1 साल, कहीं 6 महीने, कहीं 5 महीने, तो एक रूटीन ट्रांसफ़र भी होता है। तो रूटीन ट्रांसफ़र में इनका जो ट्रांसफ़र है वो हो गया अब बनारस से बरेली। अभी बरेली चले गए और बरेली में इन्होंने साल 2024 में बरेली राइट से जुड़ा एक मामला इनके पास सामने आया। अब सुनवाई के दौरान जज साहब जो हैं उन्होंने अपने ऑर्डर में जो है एक चीज़ लिखी, वो चीज़ जो है कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गई। वो चीज़ क्या थी? उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया था। और जिक्र कैसा था? उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर प्लूटो को फिलोसोफर किंग के कंसेप्ट के साथ रेफरेंस दिया। मतलब
जो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो है, उनके जो फिलोसोफर किंग का जो कंसेप्ट था उसे उन्होंने योगी आदित्यनाथ से जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ दिया? उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर धार्मिक व्यक्ति सत्ता पद पर होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। अब ये जो लाइन थी ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से जोड़ दी गई थी। अब उसके बाद ये जो है फिर से मुद्दा बन गया चर्चा का और हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन बाद में इस केस में ट्विस्ट भी आ गया, मतलब इस मामले में जो इन्होंने जो कोर्ट किया था उसमें ट्विस्ट भी आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी को हटा दिया और उन्होंने क्या रिमार्क दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि अनवारंटेड एक्सप्रेशन कंटेनिंग पॉलिटिकल ओवरटोन। अब ये जो टिप्पणी है ये जुडिशियल ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे हटा दिया था और इसे बताया था कि ये अनवारंटेड एक्सप्रेशन है कंटेनिंग पॉलिटिकल ओवरटोन्स। अगर इसे आसान भाषा में कहेंगे कि ये राजनीतिक रंग वाली टिप्पणियां हैं और उसे उन्होंने बाद में हटा दिया। अब इनका कुछ समय बाद जो है ट्रांसफर मुजफ्फरनगर हो जाता है। अब ये मुजफ्फरनगर आए और मुजफ्फरनगर में इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर जो है जिम्मेदारियां मिली हुई है। अब यहाँ अपना काम संभाल रहे। अब यहाँ काम करते करते इन्होंने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। रिकॉर्ड क्या है कि इन्होंने अप्रैल तक लगातार जो है कई मामलों में, कई मर्डर केसेस में जो है डेथ पेनल्टी सुनाई है। अब बताया जाता है ये जो टाइम पीरियड है पूरा, जो इनका टोटल टाइम पीरियड जो इन्होंने डेथ पेनल्टी सुनाई है वो 4 महीने और 7 दिन के आसपास है। और इसमें इन्होंने 22 लोगों को जो है 22 आरोपियों को जो है डेथ पेनल्टी इन्होंने दी है। जिसमें जो 6 अप्रैल को एक मामला है जिसमें एडवोकेट समीर सैफी का मर्डर केस है, जिसमें 3 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया है इन्होंने। फिर किसान की हत्या मामले में 4 दोषियों को डेथ सेंटेंस दी है इन्होंने। फिर 30 मई को महिला और उसके 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में भी डेथ सेंटेंस सुनाई है इन्होंने। फिर 2 जुलाई को ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड रतिराम की हत्या के मामले में इन्होंने दीपक को जो है डेथ पेनल्टी दी है। फिर 17 जुलाई 2011 को राज सिंह मर्डर केस में 4 दोषियों को डेथ पेनल्टी दी है। इसके अलावा भी कई मामले में इन्होंने डेथ पेनल्टी जो है दी है। और 18 अगस्त 2026 तक जो मुजफ्फरनगर में 10 अलग अलग मामलों में कुल 22 दोषियों को डेथ सेंटेंस दी जा चुकी है। मतलब सोचिए जो टोटल 10 मामले उसमें 22 लोगों को इन्होंने डेथ पेनल्टी दी है। अभी नंबर काफ़ी ज़्यादा है और डेथ पेनल्टी जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई कोर्ट किसी को डेथ पेनल्टी दे रहा है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि हमने आखिरी जो फांसी की सज़ा जो हमने देखी थी वो देखी थी हमने निर्भया केस के समय में 2020 के आसपास, और उसके बाद देश ने कोई फांसी नहीं देखी। अब अगर ऐसे में बहुत लोग सवाल पूछेंगे तो क्या अगर लोअर कोर्ट किसी को फांसी दे देती है, फांसी की सज़ा सुना देती है 22 लोगों को, तो क्या उन्हें फांसी मिल जाएगी? तो इसका जवाब है ज़रूरी नहीं है कि उन्हें फांसी मिल जाए, क्योंकि अब उनके पास और ऑप्शन भी है आगे जाने के लिए। उनके लिए भी एक लीगल प्रोसेस है और उन्हें ऐसा नहीं कि सेशन कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस दे दिए फाइनल है, उसके पास और भी दरवाजे हैं, वो खटखटा सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास तक जा सकते हैं। तो देखिए पहला पड़ाव क्या होता है, सेशन कोर्ट में अगर कोई मर्डर केस है और उसे उस मामले में लगता है कि वो डेथ पेनल्टी लायक मामला है तो उसमें कोर्ट जो है उन्हें सेंटेंस दे सकती है। तो लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, अब इसके आगे और मामला जाता है। अब इसके आगे मामला जाएगा हायर कोर्ट में। अब हायर कोर्ट में भी ज़रूरी नहीं है कि हायर कोर्ट सुप्रीम को सेशन कोर्ट ने जो सज़ा दी है उसे मान ले, उसे मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, उस मामले को पलट भी सकती है, कन्विक्शन ही पूरा पलट सकती है। तो यहाँ उसके पास राहत के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी सेम वो होता है पावर कि वो चाहे तो मामला पलट सकती है या तो उस जो डेथ पेनल्टी है उसे आगे बढ़ा दे और जो आरोपी है उन्हें सज़ा दे दे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट है डेथ पेनल्टी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताए और उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आप जो है किसी को डेथ पेनल्टी दें। अब हम देखते हैं कि जो पुराने जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के 1980s के, उसी जजमेंट को बहुत जगह फॉलो किया जाता है और वो जो जजमेंट है वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल तो माना, लेकिन कहा कि ये सिर्फ सबसे रेयर और गंभीर परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे, अगर किसी को आप अगर किसी को लगता है कि अगर ये आरोपी सुधर सकता है और उम्र कैद की सज़ा इसके लिए काफ़ी है और इसके अंदर भावना है कि इसे बदला जा सकता है, इस आरोपी को अगर जेल में रखकर उम्र कैद की सज़ा देकर अगर इसे बदला जा सकता है, तो वहाँ आप उम्र कैद दीजिए। जहाँ आपको लगता है कोई रास्ता नहीं, यह आरोपी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है, इसके लिए कोई संभावना नहीं बची है, आप उन्हें फिर डेथ पेनल्टी दो। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी बताया। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें रिफॉर्म रिहैबिलिटेशन की संभावना अगर नहीं दिखती,
अगर आपको आरोपी में, तो आप फिर उसे, अगर ये ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला है और रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, तो आप उन्हें डेथ पेनल्टी दो। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर रूल आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में आया था जब आफ्ताब पूनावाला का केस सामने आया था, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा, जो उसकी लिविंग पार्टनर थी, उससे बोटी बोटी कर दिया, उसको मार कर और उसे फेंक दिया था। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में था, सबको, हर कोई कह रहा था कि इसमें इसे फांसी से कम की सजा तो नहीं होनी चाहिए। अभी भी मामला चल रहा है और कोर्ट में जो ये मामला वो आगे बढ़ चुका है, और इसी बीच श्रद्धा के जो पिता भी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और केस आगे चल रहा है, उनके भाई देख रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी को सिर्फ आप एक जज जो है रवि कुमार दिवाकर जी, वहां तक सीमित नहीं रख सकते। अब हम इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे कि साल 2016 से लेकर 2025 तक में पूरे भारत में जितने सेशन कोर्ट है, उसमें से कितने फांसी की सजा सुनाई गई, डेथ पेनल्टी कितनी दी गई है। तो 1310 जो है डेथ पेनल्टी दी गई है पूरे भारत में जितने सेशन कोर्ट है, उन सब का मिला के बता रहा हूं। अब जिसमें से हाई कोर्ट ने 840 डेथ सेंटेंस जो थे रद्द कर दिए, मतलब उसको उन्होंने या तो उम्र कैद में बदल दिया, या तो किसी में उन्होंने बरी कर दिया, या तो किसी में सजा कम कर दी। अब जिसमें से 70 डेथ, मतलब सोचिए 1310 लाइफ सेंटेंस मिले हैं, मतलब डेथ पेनल्टी मिली है, उसमें से सिर्फ 70 मामले जो है हाई कोर्ट में स्टैंड किया, जिसमें से 70 मामलों में डेथ पेनल्टी, मतलब जो डेथ सेंटेंस है वो कंफर्म हुआ। अब अगर इसे परसेंट वाइज देखेंगे तो ये सिर्फ 8% है, मतलब जो टोटल सेशन कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है उसमें से सिर्फ 8% लोगों को ही हाई कोर्ट में जाकर डेथ पेनल्टी मिल रही है। अब उसमें से भी हाई कोर्ट ने 515 मामलों में डेथ सेंटेंस जो थे उन्हें कम्यूट कर दिया, मतलब आसान भाषा में समझेंगे तो उन्हें जो फांसी की सजा थी वो उन्होंने टाल दी, या फांसी की सजा जो थी वो हाई कोर्ट में जाकर वो मामला जो है टिका नहीं। अब ऐसे में ये भी नहीं है कि जो 70 मामले हाई कोर्ट में गए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पूरे 70 के 70 मामले स्टैंड करेंगे। वहां भी फिर लंबी लड़ाई है फांसी को सजा को लेकर, अब वहां भी लंबा प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी कई सारे केसेस जो हैं वो स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन और तमाम ऐसे लोग हैं, और कोर्ट भी मानता है कि अगर किसी अपराधी में सुधरने की अगर वो है, अगर उसे सुधारा जा सके, क्योंकि जेल पहले, आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी से पहले जेल बनाया गया था कि एक तरह से वहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे लोग हैं उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। लेकिन जैसी भारत आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी आई, तब जेल बना जो अपराधी है उनके लिए सुधार गृह। हमेशा आपने देखा होगा जेल में लिखा होता है सुधार गृह। सुधार गृह का मतलब कि जेल में वो चले तो गए, जेल में उन्हें सुधारना है, उनकी लाइफ में चेंजेस लाना है, ज़रूरी नहीं कि सीधा उन्हें डेथ पेनल्टी देने। तो इसी विचार के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में आपने देखा होगा कि जो डेथ पेनल्टी होती है उन्हें पलट देती है। अब लोअर कोर्ट में सर्कमस्टांस अलग होते हैं, हाई कोर्ट में जाते जाते अपील देते देते बहुत टाइम जो है आरोपी जो है जेल में ठीक ठाक जो है सज़ा पूरी कर लेता है। ऐसे में बहुत सारे केसेस में जजेस देखते हैं कि इसने ठीक ठाक टाइम पीरियड की सज़ा काट लिया और इसका व्यवहार कैसा है। वकील जो है बताते हैं कि जेल में जाके इतना सुधार आया है, पुलिस और जो जेल की एक रिपोर्ट सबमिट होती है। तो ऐसे में बहुत बार होता है कि हाई कोर्ट तक ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, नंबर्स कम हो जाते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में डेथ पेनल्टी को लेकर काफ़ी कॉशन अप्रोच दिखाया है। और हाल फिलहाल में हमने जितने भी मामले देखे, नालसार और स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने साल 2016 से लेकर 2025 तक का एक एनुअल एनालिसिस किया है, और उनके मुताबिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि में जिन डेथ पेनल्टीज मैटर पर फैसला किया है उनमें रिसेंट ईयर्स में किसी में भी डेथ सेंटेंस जो है कंफर्मेशन नहीं हुई है। मतलब 2016 से लेकर 25 के बीच में अभी तक किसी भी वैसे मामले में डेथ सेंटेंस नहीं दी है। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी से जुड़े जो 10 मामले हैं वो 10 मामलों में सभी को एक्विट किया, और 2016 के बाद उस साल का सबसे बड़ा अंक था। ये सोचिए 2016 के बाद 2025 में सबसे बड़ा अंक था जिसमें 10 लोग जिन्हें डेथ पेनल्टी दी गई थी उनको एक्विट किया। अब सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो लेवल है वो डेथ पेनल्टी को लेकर अलग अलग स्क्रूटनी की जाती है, मतलब अलग अलग मामलों को अलग अलग नज़रिए से स्क्रूटनी कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में कुछ मामले टिक पाते हैं, फिर जो कुछ मामले और आगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाते। अब ऐसे में ऑप्शंस क्या होता है, पहले तो हाई कोर्ट के पास जो ऑप्शन होता है कि या तो जो सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी उसे कंफर्म कर दें, या तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि उसे उम्र कैद की सज़ा में बदल दे, तीसरा ऑप्शन होता है कि कन्विक्शन ही खत्म कर दे यानी एक्यूज को एक्विट कर दे, चौथा ऑप्शन होता है कि केस को फिर से एग्जामिन करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग जो है हो सकती है। इसलिए सेशन कोर्ट की डेथ सेंटेंस तुरंत फांसी नहीं है ऐसा हम
कई बार कहते हैं, और ये जो बहुत सारे लोग हैं जो जुडिशरी समझ नहीं पाते, उनका सवाल होता है कि सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, इसका मतलब फांसी हो जाएगी। नहीं, कई रास्ते हैं और आगे तक जो है मामला स्टैंड आउट नहीं कर पाता है। अब देखिए, ये तो बहुत सारे केसेस हैं और हमने उनके बारे में बात की, लेकिन आपको याद ही होगा हमने 20 मार्च 2020 को देखा था 4 आरोपियों को, निर्भया केस के जो 4 आरोपी थे, जिसमें मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर, इनको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और 18 अगस्त 2026 तक इसके बाद भारत में कोई एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, यानी किसी और को अभी तक फांसी नहीं दी गई है। तो इंटरनेशनली आप बहुत सारे देश में देखेंगे तो डेथ पेनल्टी को वो बोलते हैं कि अवॉइड ही कीजिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में डेथ पेनल्टी को लेकर अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो कहती हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। डेथ पेनल्टी के अलावा आप उसे जेल में रख के कैसे सुधार सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसलिए बहुत जगह हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो जेल रिफॉर्म और आरोपियों की सोच बदलने के लिए काम कर रही हैं। वहीं भारत में भी हमने देखा कि निर्भया केस के बाद में कोई जो है डेथ पेनल्टी का हमने कोई केस नहीं देखा और उसके बाद जो है कोई मामला नहीं ऐसा आया सामने। अब देखिए, जज साहब पहले से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। 2009 में जुडिशियल सर्विस में आए, 2019 में वाराणसी के ACGM बने, 2022 में उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे ऑर्डर की वजह से नेशनल स्पॉटलाइट में आ गए। फिर योगी आदित्यनाथ को प्लूटो के फिलोसोफर किंग कंसेप्ट से जोड़ने वाली टिप्पणी के बाद और ज़्यादा चर्चा में आ गए। बाद में उस टिप्पणी को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है हटा दिया था और चर्चा में रहे। लेकिन अब ये जो 10 केसेस हैं और 10 केसेस में जो 22 लोग हैं उन्हें डेथ सेंटेंस की जो सज़ा सुनाई है, अपने आप में ये सोसाइटी में काम भी करेगा। देखिए, बहुत बार क्राइम जब होता है और बहुत लोग सोचते हैं अरे नहीं आगे जाके जेल में छूटी जाएंगे, कोई बड़ी सज़ा नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं आरोपियों के मन में थोड़ा तो डर भय और पैदा करेगा, जिससे आरोपी डरेंगे अगली बार कोई इस तरह का क्राइम करने के लिए। देखिए, यूपी में जिस तरह से क्राइम रेट कम हुआ, उसके पीछे पुलिस का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि पुलिस ने एक माहौल बना दिया कि अगर आप क्राइम करोगे तो आप बचोगे नहीं, और अगर आप कोई ब्रूटल क्राइम कर रहे हो तो भाई सीधा आपका एनकाउंटर होगा। भले ही पुलिस अपने डिफेंस में वो एनकाउंटर है और वो पुलिस अपने डिफेंस में करती है, लेकिन एक आरोपियों के मन में डर है। अब मैं जिस जगह पे नोएडा में रह रहा हूँ वहां देख रहा हूँ कि पुलिस इतनी एक्टिव है कि कोई बड़ा क्राइम सुनने में नहीं आता। क्यों नहीं सुनने में आता? कि क्रिमिनल्स भी डरते हैं कि कोई बड़ा क्राइम कर दूंगा तो पुलिस जो है छोड़ेगी नहीं, और इसी तरह का डर क्रिमिनल्स में होना चाहिए। उसके साथ रिफॉर्म की भी बात होनी चाहिए। हम गए थे नोएडा जेल, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था और नोएडा जेल में मैंने कवर किया, तो देखा मैंने कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब जेल, आप पहले जो जेल देखे थे और अभी के जेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जो जेल है वो रिफॉर्म की बात करी, वहाँ जो कैदी हैं उन्हें स्किल्स पर काम करवाया जा रहा है, उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर कोर्स करवाए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें अलग अलग स्किल्स में भेजा जा रहा है। कोई बाल काटना सीख रहा है, कोई अलग अलग चीज़ सीख रहा है, कोई कपड़ा सिलना सीख रहा है। तो को वो जो है अगर कैदी वहाँ से सीख के निकल कर आए तो उसके अंदर का अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं जेल में खत्म हो जाएगा। वो जितने भी साल की सज़ा काट कर आएगा लेकिन बाहर आएगा तो एक अच्छा शख्स बनेगा। तो ऐसे में जज साहब की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी और मैंने सोचा इसमें एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ लीगल प्रोस्पेक्टिव से क्या कुछ हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा का विषय था तो मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको भी कोई लीगल पहलू आपको समझना है व्यूअर्स, अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे बताइए, उन एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे, हम उन पर भी चर्चा करेंगे और हम ट्राई करेंगे हफ्ते में एक दिन जो है हम पूरा जो कंसेप्ट है वो लीगल बेस्ड ही रखेंगे, लीगल चीज़ों पर ही बात करेंगे और लीगल अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। तो ऐसे में आपकी इस वीडियो पर क्या है ज़रूर बताइएगा और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में अगली वीडियो में लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।